हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें मैं पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस एक्ट के द्वारा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, बिल्कुल सही। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो वो मूलतः व्यापार करने आई थी, लेकिन वो राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के माध्यम से क्या किया, जो राजनीतिक कार्य थे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, राजनीतिक कार्य को अपने कंट्रोल में लिया, और जो ट्रेड एंड कॉमर्स का काम था वो कंपनी को दे दिया। तो ये काम किया। और दूसरा काम जो था वो इस एक्ट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो कुछ क्षेत्र को जीता था उसको क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संपत्ति घोषित की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये इसको किस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जिन क्षेत्रों को जीता था उसको ब्रिटिश संपत्ति का दर्जा दिया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। तो फिर पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग को मालूम है दोनों कथन सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 तो 1 और 9 ही 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा मिलान वाला क्वेश्चन है, जिसमें भारतीय संविधान के किस प्रोविजन को किस देश से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। जर्मनी का वाइमर संविधान है, उससे लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है जब देश में आपातकाल लगता है तो हमारे जो मूल अधिकार होते हैं उनका स्थगन हो जाता है। ये लिया गया जर्मनी के संविधान से। सोवियत संघ पूर्व का संविधान, ये आपका इससे लिया गया है मूल कर्तव्य लिए गए हैं। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि हमारे संविधान में, ओरिजिनल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इनको क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान में जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे। तो ये लिया गया था आपका पूर्व के रसिया से लिया गया था, जो सोवियत संघ पहले इसको जाना जाता था, इस टाइम इसको रूस के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है जो फ्रांस का संविधान है वहाँ से लिया गया समता और बंधुता का आदर्श। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 2 और बी का 3। ए का 2 और बी का 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून का प्रावधान किया गया है, 10वीं अनुसूची में। फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है जो हम लोग का ओरिजिनल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूची थे। फिर संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में वे सब्जेक्ट रखे गए हैं जिनको जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से जो जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक पुनरावलोकन, उसके माध्यम से उसका अवलोकन नहीं कर सकती। और फिर जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं। तो 10वीं अनुसूची में ये दल बदल प्रावधान क्या है, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो क्या करता है, एक दल से अपना दल छोड़ के, जिस दल से वो चुनाव जीतता है उस दल को छोड़ के अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी जो पार्लियामेंट की सदस्यता यानी लोकसभा या राज्यसभा की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो राघव चड्ढा जो है वो राज्यसभा, वो जो आपकी पार्टी है उसको छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए हैं, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इस जो दल बदल कानून है इसमें अपवाद भी है कि अगर किसी पार्टी का, मान लीजिए किसी पार्टी में 10 सदस्य हैं, उसके अगर 2/3 मेंबर होते हैं, अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता सब समाप्त नहीं होती है, ये इसका अपवाद है। और फिर अगर कोई निर्दलीय सदस्य है,
अगर कोई मान लीजिए निर्दलीय मतलब कि वो किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव नहीं जीता है, अगर वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है इस दल बदल कानून के तहत। अगर राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। हमें मालूम है कि ये एक साहित्य के आधार पे, फिर जो राष्ट्रपति होते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। किन आधारों पे? एक साहित्य के आधार पे, कला के आधार पे, विज्ञान के आधार पे और समाज सेवा के आधार पे। इस आधार पे 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अगर ये 12 सदस्य अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, अगर 6 महीने से पहले किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद मनोनीत होने के 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है इस दल बदल कानून के तहत। तो ये दल बदल कानून किस अनुसूची में किस अनुसूची में है? तो आपकी 10वीं अनुसूची में है। और किस संविधान संशोधन के तहत? 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बैठक में केवल 220 सदस्यों के द्वारा हिस्सा लिया गया। गलत। जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसमें टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था और जो मुस्लिम लीग है उसने इसका बहिष्कार कर दिया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल सही। पहले सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य बने, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी मतलब अध्यक्ष बन गए। लेकिन क्या फ्रेंड्स आपको पता है कि इस जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे? ये तो सबको पता होता है, लेकिन जनरली ये जो 2 उपाध्यक्ष का नाम है ये नहीं पता होता है। ये एच सी मुखर्जी और दूसरा वीटी कृष्णामाचारी, यानी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। एक एच.सी. मुखर्जी और दूसरा वीटी कृष्णामाचारी। इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा। फिर ऑप्शन देख लेते हैं इसके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहला ऑप्शन गलत था, दूसरा ऑप्शन सही था, यानी केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसको धन विधेयक भी कहते हैं। हमारे संविधान में कहीं भी धन विधेयक का उल्लेख नहीं है। धन विधेयक को ही सॉरी हमारे संविधान में कहीं भी बजट का उपयोग नहीं किया, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। कहीं भी आप संविधान जाएंगे बजट का नाम नहीं मिलेगा, बजट की जगह यही मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण। ये वार्षिक विवरण किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 112 आर्टिकल के अंतर्गत आता है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये बिल्कुल सही है। फिर अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही। क्योंकि जो धन विधेयक होता है या फिर जो वित्त विधेयक होता है वो सदन में राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट की जो पूर्व मंजूरी उनकी सिफारिश पे ही प्रस्तुत किया जाता है। यानी राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तब क्या किया जाता है, बजट को या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण या धन विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो जब उनकी सिफारिश से सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो ये तो गलत हो गया। और जब राष्ट्रपति की सिफारिश से सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो अगर जो बिल है, चाहे धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, बजट अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। दोस्तों हम लोग फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि जो सदन क्या करती है, जब किसी बिल को पारित करती है तो वो राष्ट्रपति के पास जाती है उनकी सहमति के लिए। लेकिन अगर धन विधेयक उनके पास या फिर बजट गया राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए अपनी सहमति देने के लिए, तो या तो राष्ट्रपति उसको सहमति देंगे
या तो उसको अपने पास रख लेंगे, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों क्यों पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे? क्योंकि पहले उन्होंने बिल की सहमति दे दी है कि हाँ ये मैं सहमति देता हूँ, तभी इसमें सदन में प्रस्तुत किया जाएगा बिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति धन विधेयक को कभी भी पुनर्विचार के लिए सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इससे एक क्लियरिटी और बन गई। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका के ये तो सॉरी ये तो यहाँ सही होना चाहिए ना, ये सही होना चाहिए, ये तो सही है। अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? देश का प्रधानमंत्री ये नहीं होता है। क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ये होते हैं। क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के दो अन्य मंत्री, ये भी सही हो। क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 2 3 4। फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि जब फजल अली कमेटी जो 1955 में बनी थी, वो अपना जब रिकमेंडेशन दी तो उसके आधार पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। और इस 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्धारण किया गया। जो उत्तरी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। जो पश्चिमी का मुख्यालय मुंबई में है। मध्य का जो मुख्यालय वो प्रयागराज में है। अब पूर्वी क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। और जो दक्षिणी क्षेत्र है उसका चेन्नई में है। तो इसका मुख्यालय चेन्नई में। फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी, उनमें 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। लेकिन फिर एक अलग अधिनियम बनाया गया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971। इसके तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का भी निर्माण किया गया। तो अब देखा जाए टोटल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो टोटल 6 हैं, लेकिन ओरिजिनल कितने बने थे? 5। तो इन क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होता है। और फ्रेंड्स, जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं इनको अंतर्राज्यीय परिषद से बिल्कुल भी कोरिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों अलग है। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी ये 1956 के एक्ट के द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के एक्ट के तहत बनाया गया था। लेकिन जो आपका अंतर्राज्यीय परिषदें हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। जो अंतर्राज्यीय परिषदें होती हैं वो आर्टिकल 263 के अंतर्गत बनाई जाती हैं। और इनका जो उपाध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, न कि गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है गृह मंत्री होता है। और अंतर्राज्यीय परिषदें जो होती हैं उनका जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर जो हुआ था ये आपका सी सही हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष 17वां की सूचना जारी करता है। फ्रेंड, यहाँ 2 चीजें हैं, एक 17वां है, एक स्थगन है। इसको इंग्लिश में प्रोरोगेशन बोलते हैं, इसको एडजमेंट बोलते हैं। तो जो 17वां है, 17वां राष्ट्रपति 17वां की सूचना जो होता है वो राष्ट्रपति देते हैं, न कि लोकसभा अध्यक्ष स्थगन की सूचना देते हैं। जब सेशन चलता है तो कार्यवाही होती है तो 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन अनिश्चित काल के लिए जो सत्र का स्थगन किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब जो हम लोग का सत्र 1 महीने 45 दिन 2 महीने के लिए जो चलता है, जब उसकी समाप्ति होती है उसको 17वां कहते हैं। जो 17वां होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। स्थगन के विपरीत 17वां सदन के सत्र को समाप्त करता है। बिल्कुल सही। स्थगन जो होता है वो सत्र को, जो सेशन होता है उसको 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन के लिए स्थगित करता है। लेकिन जो वो है कि 2 3 4 दिन बाद जब भी है वो सेशन चलेगा। लेकिन जो ये 17वां होता है ये क्या करता है?
जो सेशन होता है उसको समाप्त कर देता है। मान लीजिएगा अगर ये बजट सेशन है तो पूरा बजट सेशन को समाप्त कर देगा। फिर जुलाई अगस्त में जो नया सेशन आएगा वो होगा। 17वां से सेशन समाप्त हो जाता है। तो ये स्थगन के विपरीत 17वां से सदन को सत्र को समाप्त करता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कथन कौन सा सही है? तो आपका सही हो जाएगा केवल 2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमादेश रीट को निम्नलिखित में से किन पर जारी नहीं किया जा सकता? रिट फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि जब हमारे संविधान, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और इस आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिटें जारी करता है, जिसमें एक रिट होता है परमादेश। परमादेश में ये होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग को पासपोर्ट बनवाए तो पासपोर्ट अथॉरिटी के पास जाते हैं। अगर पासपोर्ट अथॉरिटी हमें पासपोर्ट नहीं देता है, क्योंकि जो विश्व में ट्रेवल करना होता है वो हमारा एक मौलिक अधिकार होता है आर्टिकल 21 के तहत। तो अगर टाइम से वो पासपोर्ट अधिकारी में पासपोर्ट बना के नहीं देता तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट होती है तब परमादेश रिट जारी करती है। परमादेश रिट पब्लिक अथॉरिटी को जारी होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं तो उनको जारी किया जाता है कि अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटी को पूरा कीजिए। तो सार्वजनिक इकाई हो गई, सार्वजनिक इकाई को परमादेश रिट जारी किया जाता है कि आप जो आपकी जो ड्यूटी हो उसको पूरा कीजिए। निजी व्यक्ति को जारी नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय जब अपना काम ठीक से नहीं करती है तो उसको भी ये जारी किया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध ये परमा रिट जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक्सेप्शन है, ये अपवाद में आते हैं कि इनके विरुद्ध अगर ये अपनी ड्यूटी का पालन ना भी करें तो उनके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। तो ये दिया है कि कोर्ट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता? एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता और भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। तो 2 और 4 ऑप्शन सही होगा। 2 और 4 यहाँ बी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि अगर कोई कानून बनाया गया तो उसकी जो संवैधानिकता, लीगैलिटी है उसको चैलेंज किया जाता है। और जब चैलेंज किया जाता है तो उसका जो मूल स्वरूप है, जो उसका ओरिजिनल रूप है उसको निर्धारित करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अक्सर प्रयोग किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ये देखिए कि क्या किया गया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये तो सबको मालूम है कि इनको गृह मंत्रालय दिया गया था, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम को दिया गया था शिक्षा मंत्रालय, राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय। तो फिर हम अपना आंसर देखते हैं। एक आपका आ जाएगा 3 पे, एक का 3, एक ही मिलान से हमारा आंसर मिल गया ये 1 का 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कथन किसके द्वारा ये कहा गया है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बेरुबारी संकेश, बेरुबारी एक पश्चिम बंगाल का स्थान का नाम है और इसमें ये कहा गया था कि क्या भारत जो है अपने किसी क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकता है कि नहीं, तो वही केस चला था 1960 में। तो इसमें ये बताया गया था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। इस बेरोबारी केस में ये बताया गया था, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य केस, ये 1964 में हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें
संशोधन कर सकती है। तो ये भी सही है, 1964 में बना है। गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य केस, ये 1966 में नहीं 1967 में आया था। इसमें ये कहा गया था जो हम लोग की पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको समाप्त नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती, ये कहा गया था। तो ये आपका आंसर गलत ये हो जाएगा कि 1967 में आया था। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो गोलकानाथ बनाम केस में जजमेंट दिया गया था उसको पलट दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको ध्यान ये रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है उसको वो उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया गया था इसी केशवानंद भारती केस में दिया गया था। और इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सॉरी पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन का प्रावधान किया गया, ये 46वां संविधान संशोधन के तहत नहीं हुआ था, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1911 इसके माध्यम से ये आर्टिकल 43B जोड़ा गया था, जिसमें के तहत सहकारी समितियों का गठन किया जा सकता। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पूछा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है, तो आपका कौन सा गलत सही नहीं है यानी गलत है, तो ये आपका सी केवल 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है आपका जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव, और राष्ट्रपति के चुने जाने की योग्यता किसमें? अनुच्छेद 58 में। इसके अलावा जो अनुच्छेद 60 है इसमें राष्ट्रपति का शपथ पत्र है, और अनुच्छेद जो 61 है उसमें राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया है? ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ऑप्शन सी सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि राज्यसभा, लोकसभा और जो राष्ट्रपति होते हैं तीनों संसद के पार्ट हैं। तो ये देखा जाए तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हो गया, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता, बिल्कुल सही। क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा कोई भी बिल पारित करते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाता है उनकी सहमति लेने के लिए। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत बिलों पर अपनी सहमति देते हैं, जो बिल्स होते हैं उन पे अपनी सहमति देते हैं आर्टिकल 111 के तहत। तो फिर देखा जाए ये भी क्वेश्चन कारण सही है। फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा अनुच्छेद युग्म सही सुमेलित है? देखा जाए अनुच्छेद 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, बिल्कुल सही। और अनुच्छेद 49 में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग, गलत। न्यायपालिका जो कार्यपालिका से अलग रहेगी ये बताया गया आपका अनुच्छेद 50 में। और जो स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का वस्तु का संरक्षण ये आपका आर्टिकल 49 में उल्टा दे दिया है। और अनुच्छेद 51 पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी कर्तव्य, ये भी गलत है। अनुच्छेद 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रावधान है, और जो पोषाहार स्तर बढ़ाने की जो प्रावधान है वो आर्टिकल 47 में है। 47 में ये है, और ये जो आर्टिकल 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय पीस को, शांति को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। बिल्कुल सही। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 1988 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। एक्ट था 1986, लेकिन स्थापना का वर्ष था 1988। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में, गलत, ये आपका दिल्ली में है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आपका केवल एक सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया? फ्रेंड्स, जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत संविधान में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया, जिसके कारण 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें जोड़ा गया था आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 1960 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली, गलत। 1965 में मिली थी। विपक्ष का नेता मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है, ये बिल्कुल सही है। जो विपक्ष का नेता होता है वो कब बनता है? जब जो लोकसभा की जो या फिर राज्यसभा की जो सदन होते हैं, जिनकी राज्यसभा की अगर देखा जाए तो उसके राज्यसभा के जो सदस्य होते, जो जितने भी मेंबर्स होते हैं, उसका 1/10, और लोकसभा में अगर देखा जाए तो लोकसभा के जितने मेंबर्स होते हैं उसका 1/10। अगर कोई पार्टी वो इतना सीट प्राप्त करती है, तभी उस पार्टी का कोई मेंबर विपक्ष का नेता बन सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि विपक्ष का नेता इस टाइम राहुल गांधी हैं, तो उन्होंने लोकसभा में टोटल 543 सीट है। तो इसका आपका 1/10 अगर जो सीट है वो हासिल करेंगे, तभी विपक्ष का नेता बन पाएंगे। तो ये आपका 54, लगभग 55 सीट प्राप्त करनी होती है। तो इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें ये कांग्रेस ने 55 सीट नहीं प्राप्त कर पाई थी, इसलिए विपक्ष का कोई नेता नहीं था। लेकिन जो अभी का जो लोकसभा सेशन चल रहा है, लोकसभा का जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें विपक्ष के नेता ने, कांग्रेस पार्टी ने 99 सीट पाई थी, यानी 55 से ज़्यादा है, मिनिमम 55 पाना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल किया है, तब जाके राहुल गांधी विपक्ष का नेता बन पाए हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीट चाहिए लोकसभा की? तो 1/10। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ये सही नहीं है, ये तो आपका सही है, तो आंसर होगा नहीं। फिर और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका में विपक्ष का नेता को अल्पसंख्यक नेता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा, ये भी सही है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री कौन कौन थे? मोरारजी देसाई, ये आपके मुंबई के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इंदिरा गांधी, ये मुख्यमंत्री कहीं की मुख्यमंत्री नहीं रही है किसी भी राज्य की। पीवी नरसिम्हा राव, ये आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और पीवी नरसिम्हा राव ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं, नहीं तो अब के जितने भी प्रधानमंत्री हुए अब तक सारे उत्तर भारत से आते हैं, लेकिन यही पहले प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण भारत से आए थे। और नरेंद्र मोदी, ये तो सबको मालूम है, गुजरात के सीएम रह चुके हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।